नमस्कार दोस्तों एवं प्रिय छात्रों, मैं प्रकाश चंद्र गौड़ आज आपको शैक्षिक नियोजन के बारे में बताऊंगा। एजुकेशनल प्लानिंग, इसका अर्थ एवं प्रकृति, इसकी परिभाषा एवं इसके उद्देश्य, प्रकार, गुण एवं शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जो भी कमेंट होगा आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बात करते हैं शैक्षिक नियोजन की, एजुकेशनल प्लानिंग। मित्रों, शिक्षा में प्रगति तभी संभव है जब उपलब्ध साधनों, सामग्री तथा सुविधाओं के आधार पर शैक्षिक योजनाओं का निर्माण किया जाए तथा उन योजनाओं को कार्य रूप में परिणित कराने के लिए कुशल प्रशासन की व्यवस्था हो। शिक्षा प्रशासन और शैक्षिक नियोजन के तालमेल से ही शैक्षिक प्रगति संभव है। अब बात करते हैं शैक्षिक नियोजन का अर्थ एवं प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। किसी भी देश के लिए परम आवश्यक है कि वह आने वाली पीढ़ी की शिक्षा की व्यवस्था करे तथा शैक्षिक योजना इस प्रकार तैयार करे कि उसके प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार का विकास संभव हो सके। शैक्षिक नियोजन द्वारा ही शिक्षा को विकास की ओर ले जाया जाता है। शैक्षिक नियोजन का अर्थ है किसी सत्ता द्वारा प्रमुख शैक्षिक निर्णय करने की ऐसी प्रक्रिया जिसमें समस्त शैक्षिक एवं आर्थिक व्यवस्था के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि शिक्षा प्रत्येक स्तर पर कैसे, कौन सी, कितनी तथा किस रूप में दी जाए एवं उसका प्रचार प्रसार किन लोगों के बीच किया जाए। शैक्षिक नियोजन राज्य की एक सुसंगठित एवं सुसंबंधित प्रक्रिया है जो कुछ निश्चित उद्देश्यों को विशिष्ट समय में पूरा करने के लक्ष्य से स्थानीय स्वायत्त शासन अथवा राज्य सरकार या केंद्रीय शासन द्वारा नियंत्रित होती है। दरअसल शैक्षिक नियोजन का अर्थ शैक्षिक कार्यों को ऐसी व्यवस्था देने से है जिसमें उपलब्ध साधनों एवं सामान का क्रमबद्ध उपयोग किया जा सके। शैक्षिक नियोजन में उपलब्ध साधनों एवं सामान का विशेष महत्व रहता है। स्पष्ट है कि शैक्षिक नियोजन का अर्थ शैक्षिक विकास हेतु उपलब्ध साधनों एवं सामग्री का अधिकतम उपयोग इस प्रकार से करना है कि एक निर्धारित समय में शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। अब परिभाषा पर बात कर लेते हैं। शैक्षिक नियोजन की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। E.W. फ्रैंकलिन के अनुसार शिक्षा सुधार की यात्रा में विद्यालय नियोजन एक मील का पत्थर है। किसी भी शिक्षा प्रयास में अध्यापक केंद्र बिंदु होता है। पहली बार अध्यापक समुदाय को शिक्षा सुधार का नियोजन एवं कार्य संचालक बनाया जा रहा है। ये E.W. फ्रैंकलिन के अनुसार स्टेटमेंट रहा। अब बात करते हैं वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार कि वेबस्टर डिक्शनरी में क्या कहा गया। नियोजन वह कार्य या प्रक्रिया है जो योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। योजना पूर्व निश्चित कौशलों का निर्धारण है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गहन कार्यक्रमों का संयोजन है। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक नियोजन के संबंध में मार्गदर्शन देते हुए जेपी नायक महोदय का क्या मत है। इन्होंने कहा है, प्रत्येक विद्यालय को लंबी अवधि की विद्यालय योजना बनानी चाहिए। ये योजनाएं मांग पत्र न होकर विद्यालय की भौतिक, शैक्षिक और अन्य आवश्यकताओं पर आधारित हो सकती हैं। ये व्यवहारिक एवं प्रयोजनापूर्ण हैं, जिनमें विद्यालय के उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग हुआ। अब बात करते हैं शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। शैक्षिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षा का विकास करने हेतु एक निश्चित दिशा निर्धारित करना।
तथा साधनों को जुटाना। दूसरा, देश की राजनीतिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु आवश्यकता अनुसार शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करना। तीसरा पॉइंट है शिक्षा प्रशासन में उपयोगी एवं आवश्यक परिवर्तन लाकर निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रसार करना। चौथा पॉइंट है शैक्षिक क्रियाओं, गतिविधियों, योजनाओं तथा प्रयासों को अधिक प्रभावी और गतिशील बनाना। पांचवा पॉइंट है वर्तमान शैक्षणिक सुविधाओं एवं उपलब्ध सामग्री द्वारा देश की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता का निर्धारण करना। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट है शिक्षा में अवसर की समानता के सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराना। अर्थात हर एक आयु वर्ग के विद्यार्थी जो 6 से 14 वर्ष तक हैं उनकी शिक्षा जो उनका मौलिक अधिकार है उनको राज्य द्वारा उपलब्ध कराना। अब बात करते हैं शैक्षिक नियोजन के गुण की। क्वालिटीज ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। प्रत्येक देश की अपनी शैक्षिक नियोजन की कुछ प्रमुख गुण अथवा विशेषताएं हैं। भारतीय शिक्षा नियोजन की भी कुछ प्रमुख गुण हैं जिनके आधार पर हम भारत में शैक्षिक प्रगति होने की संभावना आज भी बनी रहने की बात करते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, आर्थिक नियोजन के रूप में शिक्षा नियोजन। दूसरा, व्यक्ति व समाज दोनों का अधिकतम विकास होना। तीसरा, देश में सांस्कृतिक प्रगति लाना। चौथा, सामाजिक परिवर्तन लाना। पांचवा, देश में आर्थिक प्रगति लाना। छठवां, केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप में रुचि लेना। छठवां, स्थानीय आवश्यकताओं को प्रमुखता। आठवां, अल्पकालीन योजनाओं का निर्माण। नौवां, दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण। और लास्ट 10वां है भारतीय आकांक्षाओं तथा आशाओं का संरक्षण। अब बात करते हैं शैक्षिक नियोजन के प्रकार की। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। शिक्षा नियोजन विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। दूसरे कोई भी नियोजन हो वह एक विशिष्ट लक्ष्य को लेकर तैयार किया जाता है। शैक्षिक परिस्थितियों, लक्ष्यों एवं विभिन्न कार्यक्रमों के आधार पर शैक्षिक नियोजन का जो टाइप्स है, जो प्रकार है, वह इस तरह से। पहला है स्वतंत्र नियोजन। दूसरा है उद्देश्य से युक्त नियोजन। तीसरा है गतिशील नियोजन। चौथा है स्थिर नियोजन। पांचवा है शिक्षा की सभी शाखाओं के विकास हेतु नियोजन। छठवां है आवश्यकता पर आधारित नियोजन। सातवां है साधन पर आधारित नियोजन। आठवां है क्षेत्रीय नियोजन। नौवां है प्रशासनिक नियोजन। 10वां है वित्त नियोजन। 11वां है गुणात्मक नियोजन एवं 12वां है सांख्यिकीय नियोजन। अब बात कर लेते हैं मित्रों शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत की। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। मित्रों, शैक्षिक नियोजन के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रखकर ही शैक्षिक नियोजन अच्छी तरह किया जा सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख हम इस प्रकार कर रहे हैं। फर्स्ट, प्राथमिक आवश्यकता का सिद्धांत। जब किसी क्षेत्र, राज्य या राष्ट्र की शिक्षा का नियोजन किया जाता है तो उस क्षेत्र, राज्य या देश की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना बनानी चाहिए। अर्थात उस क्षेत्र की जो स्थानीय विशेषता है या जो भी कमी है, जो अच्छाई है या जो भी वहाँ और कमियां रह जा रही हैं, उसको देखते हुए ही वहाँ के स्थानीयता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे कि वहाँ के बच्चों का विकास संभव हो सके। दूसरा पॉइंट है वास्तविकता का सिद्धांत। किसी योजना को काल्पनिक नहीं बनाना चाहिए। अर्थात कोई भी योजना काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। यथार्थ रूप में जो उस देश
या समाज की वास्तविकता हो, उसके आधार पर ही योजना बनानी चाहिए। अर्थात योजना ऐसा हो जो धरातल पे वास्तविक हो, सिर्फ कागज में ही न रहे। तीसरा पॉइंट है उपयोगिता का सिद्धांत। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक शैक्षिक योजना का देश, समाज, समुदाय और क्षेत्र के लिए उपयोगी होना चाहिए। अर्थात उपयोगिता के सिद्धांत का अर्थ यह है कि देश के अंतर्गत रहने वाले हर एक समुदाय और संस्था या समाज के शिक्षा के अनुरूप होना चाहिए कि उपयोगी होगा। चौथा पॉइंट है संसाधनों के दोहन का सिद्धांत। जिस क्षेत्र विशेष में संस्था है उसके आसपास के संसाधनों का भरपूर उपयोग करना चाहिए। पांचवा है लक्ष्य प्राप्ति का सिद्धांत। योजना इस प्रकार से बनाई जाए कि उसके आसपास के संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जा सके। ये संसाधन भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रकार के रहेंगे या हो सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है गुणात्मक सुधार का सिद्धांत। शैक्षिक योजना का एक सिद्धांत यह होना चाहिए कि हमें शिक्षा में केवल संख्यात्मक या परिणात्मक सुधार का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, वरन गुणात्मक वृद्धि का लक्ष्य रखना चाहिए। अर्थात बच्चों की संख्या आपके विद्यालय में बहुत ज़्यादा हो जाए और आप उसे कुछ सामाजिक ज्ञान या जो भी पुस्तकीय ज्ञान है आप दे ही नहीं पा रहे हैं, बस बच्चों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। कम ही बच्चे रहें कक्षा में, संख्या कम रहे, लेकिन उनमें गुणात्मक शिक्षा दी जाए, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन दिया जाए, जिससे बच्चे सभ्य नागरिक बन सकें। सातवां पॉइंट है आर्थिक नियोजन से संबंध का सिद्धांत। शैक्षिक नियोजन का प्रारंभ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बजट में निश्चित धनराशि के निर्धारण से होता है। वस्तुतः राज्य जब शिक्षा में दखल देता है तो शैक्षिक योजना प्रारंभ होती है। यद्यपि शैक्षिक नियोजन का प्रत्यय आर्थिक नियोजन से पहले आया है, फिर भी आर्थिक नियोजन से इसका गहरा संबंध है। आठवां और अंतिम सिद्धांत है व्यापकता का सिद्धांत। शैक्षिक नियोजन को समग्र विकास से संबद्ध होना चाहिए। इसकी दृष्टि जीवन पर्यंत शिक्षा पर होती है। छोटी योजनाएं, क्षेत्र योजनाएं, अल्पकालीन योजनाएं भी बनाई जाती हैं, किंतु इनकी सार्थकता दीर्घकालीन योजनाओं के संदर्भ में ही आंकी जाती है। अतः शैक्षिक नियोजन का एक सिद्धांत यह भी है कि यह व्यापक होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।